ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आएगा यहाँ पर पी टाइप मीन्स ये हो जाएगा प्योर प्लस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, इसके लिए अपन एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम का यूज करते हैं। तो ये रहा। अब देखिए, मैंने आपसे कहा था भाई कि यहाँ पर जब भी कोई स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनता है तो एटम पास आ रहे हैं, पास आ रहे हैं तो वहां पर उनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने की वजह से सभी के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो आया लिखना यहाँ पर कि अपने पास में ये तो आ गया प्योर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर। तो ये रहा प्योर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, ये रहा। ये यहां पर सिलिकॉन के हैं, तो ये हैं सिलिकॉन के एटम्स, ये रहे, ये रहे। फिर क्या हुआ कि इसके अंदर अपन ने यहाँ पर इम्प्योरिटी ऐड कर दी है। तो इम्प्योरिटी ऐड करी तो अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया है एल्यूमिनियम को, तो यहाँ पर आ गया एल्यूमिनियम। अब देखिए, एल्यूमिनियम ट्राइवेलेंट है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? तीन, तीन प्रेजेंट है ऐसा। अब देखना भाई कि यहाँ पर इन सभी सिलिकॉन के एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से यहाँ पर इन सभी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ये आ गए यहाँ पर इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड, तो ये रहे कोवैलेंट बॉन्ड, ये रहे। और ये स्ट्रक्चर काफी बड़ा है, तो बड़े स्ट्रक्चर के लिए हमने यहाँ पर ये बॉन्ड आगे भी शो कर दिए हैं, तो ये रहे। अब देखिए, ये रहा। ये सब लाल ही लाल कर देते हैं यार, पेन में इंक ही नहीं, क्या करें। लो, अब देखिए, तो यहां पर अब ये चारों के चारों सिलिकॉन के एटम्स अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, करेंगे ना भाई ऐसा। तो क्या होता है कि ये चारों सिलिकॉन के एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे एल्यूमिनियम के साथ में। तो यहाँ पर ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। अब क्या होता है कि ये जो एल्यूमिनियम का एटम है, इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर प्रेजेंट है कितने? तीन। तो ये अपने तीन इलेक्ट्रॉन को लेकर अब शेयरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो तीन इलेक्ट्रॉन्स में से एक की शेयरिंग तो यहाँ पर हो गई, कितने रह गए? दो में से एक शेयरिंग यहाँ पर हो गई, कितने? एक, ये यहाँ पर खत्म हो गया, खत्म। बताइए क्या यहाँ पर ये बॉन्ड पूरा बन चुका क्या? नहीं बनाना, मतलब ये है कि यहाँ पर ये बॉन्ड पूरा नहीं बना। बॉन्ड पूरा नहीं बना मतलब यहाँ पर क्या आ गई? वैकेंसी। अरे आई ना भाई, तो यहाँ पर वैकेंसी आ गई। अब क्या होता है कि ये जो वैकेंसी आई है, ये इस एक्स्ट्रा आइटम के पास में आई है जो अपन ने इसके अंदर ऐड किया है। मतलब ये जो वैकेंसी है काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो इस वैकेंसी को फिल करना बहुत ही जरूरी है। तो वैकेंसी को फिल करने के लिए फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, इन कोवैलेंट बॉन्ड में से जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है, मतलब यह जो इलेक्ट्रॉन काफी कम एनर्जी से बंधा हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ेगा और बॉन्ड को तोड़कर इस वैकेंसी को फिल कर देगा। तो मान लो कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन आया, इस इलेक्ट्रॉन ने यहां पर वैकेंसी फिल कर दी। वैकेंसी फिल करते ही ये वैकेंसी तो हो गई, और अब यहां से जो बॉन्ड टूटा तो यहां पर क्या आ गई? एक वैकेंसी हो गया ऐसा। मतलब ये है कि जहां से इलेक्ट्रॉन आया वहां पर आ गया होल। इतना भाई, यहाँ पर जब अपन ने एक एल्यूमिनियम का ऐड किया, तो एक एल्यूमिनियम का एटम ऐड करने पर यहाँ पर एक होल क्रिएट हो चुका है ऐसा। तो ना भाई, फिर क्या होता है देखना कि यहाँ पर अगर 10 एल्यूमिनियम के एटम ऐड कर दूं तो कितने होल आएंगे? अगर 100 कर दूंगा तो आ जाएगा। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि भाई जितने ज्यादा अपन एल्यूमिनियम के एटम ऐड करते जाएंगे उतने ही ज्यादा यहाँ पर होल क्रिएट होते जाएंगे। अब साथ में क्या होता है भाई कि ये प्योर भी है, प्योर सिलिकॉन है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। तो मैंने आपसे कहा था कि रूम टेम्परेचर पे 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। निकलता है क्या भाई? देखिए कि यहाँ पर से मान लो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते यहाँ पर क्या आ गया? होल हो गया ऐसा। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का एक पेयर जनरेट हो चुका है। ऐसे पेयर यहाँ पर जनरेट तो होंगे लेकिन बहुत ही कम होते हैं। 10 की पावर 12 सिलिकॉन के एटम्स होंगे तब जाके एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर आएगा, आएगा ऐसा। तो बहुत ही कम नंबर में आ रहे हैं। साथ में अपन ने जो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऐड किया है इम्प्योरिटी के रूप में, तो ये इम्प्योरिटी के एटम तो हमने अपने हिसाब से ऐड किए हैं
ज्यादा ऐड किए हैं, तो ज्यादा ऐड करने की वजह से इसके अंदर जो नंबर ऑफ होल जनरेट होंगे ये वाले, ये ज्यादा अमाउंट में होंगे, होगा ऐसा। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स काफी ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हो जाएगा ऐसा। मतलब ना यहाँ पर आएगा इसके अंदर कि भाई नंबर ऑफ होल्स वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ होल काफी ज्यादा हो गए, मतलब ये है कि जब करंट का फ्लो होगा वो करंट ड्यू टू होल ही करेगा, करेगा। तो बन जाएगा यहां से करंट का फॉर्मूला कि I बराबर NeAVD, ये होल की वजह से है इसलिए NH, और यहाँ जाएगा VDH, बन गया था फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आ गया करंट का। अब आएगी कंडक्टिविटी, यहाँ पे किसकी वजह से आएगी भाई, होल की वजह से, तो सिग्मा H, तो इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर NHE/μH। तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा का और ये फॉर्मूला होता है करंट का, हो गया ऐसा। तो ये तो है अपने पास में पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखें, ये एल्यूमिनियम का एटम इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को लेकर ये बन रहा है स्टेबल। इलेक्ट्रॉन लेगा तो ले रहा है मतलब एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसको हम बोल देंगे एक्सेप्टर। क्या बोल देंगे, एक्सेप्टर। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को लेगा मतलब नेगेटिव चार्ज को ले रहा है, तो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव आयन। तो ये जो एल्यूमिनियम का एटम ये है जो अपन ने ऐड किया था, ये इलेक्ट्रॉन को लेकर नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर नेगेटिव आयन। क्या बोल देंगे, एक्सेप्टर नेगेटिव आयन। तो ये एल्यूमिनियम का एटम कहलाएगा एक्सेप्टर नेगेटिव आयन, एक्सेप्टर नेगेटिव आयन कहलाएगा, ठीक है। और यहां पर जितने ज्यादा एल्यूमिनियम के एटम होंगे उतने ही ज्यादा यहां पर होल होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई नंबर ऑफ होल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएंगे नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स के, ठीक है। मतलब एन एज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू जाएगा यहाँ पर एन ए। अब होता है कि यहाँ पर इस पी टाइप का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए, जैसे अपन ने एन टाइप का किया था। एन टाइप, एन टाइप के अंदर पॉजिटिव आयन आए थे, जितने पॉजिटिव आयन थे वहां पर इलेक्ट्रॉन भी आए थे, हुआ था क्या ऐसा। सिमिलरली यहाँ पर भी इसके अंदर देखना भाई, पी टाइप के अंदर इसके अंदर जो आयन बन रहे हैं वो है नेगेटिव आयन। तो इसके अंदर यहाँ पर तो आ गए नेगेटिव आयन, रेयर ये रहे, ये आ गए नेगेटिव आयन, ये रहे। जितने यहाँ पर नेगेटिव आयन होंगे यहाँ पर होल भी क्रिएट होते जाएंगे। तो बन जाएगा यहाँ पर कि जितने नेगेटिव आयन हैं उतने ही होल हैं। हम कभी भी रिप्रेजेंटेशन में प्योर सिलिकॉन को शो नहीं करेंगे, केवल और केवल अपन यहाँ पर इम्प्योरिटी को ही शो कर देंगे बस, ठीक है। तो बन जाएगा यहाँ पर जितने नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं उतने ही यहाँ पर होल प्रेजेंट हैं, और साथ में रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहां पर ये तो हुआ रिप्रेजेंटेशन। इस रिप्रेजेंटेशन में देखना भाई ये एच तो हो जाएंगे होल्स, तो होल तो यहाँ पर ज्यादा आ रहे हैं, तो पी टाइप के अंदर होल तो हो गए मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। क्या हो गया, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बन जाएगा ऐसा। तो ये हुआ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आएगा इसका एनर्जी लेवल डायग्राम कैसा बनेगा, ठीक है। तो एनर्जी लेवल के लिए ये देखना कि ये आ गया इसके अंदर एक तो वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड, ये रहा वैलेंस बैंड, और ये है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड। ये जो एल्यूमिनियम का एटम है इसका अपने को एनर्जी लेवल शो करना है। इस एल्यूमिनियम के एटम ने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन लेकर ये तो क्या हुआ, स्टेबल हो गया, ठीक है। अब ये जो एटम इसके पास, ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड टूटेगा तो वहां से आएगा, होगा ऐसा। अब बॉन्ड बन रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि तो वैलेंस बैंड का एक बॉन्ड टूटा और वहां से जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ वो इलेक्ट्रॉन इस वाली वैकेंसी को फिल करेगा, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा नेगेटिव आयन। और इस वैलेंस बैंड के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन आया था वहां पर होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इस एक्सेप्टर एटम का जो एनर्जी लेवल है वो जस्ट वैलेंस बैंड से थोड़ा सा ऊपर प्रेजेंट होगा।
तो यहां पर इतना कि इस वैलेंस बैंड से थोड़ा ऊपर यहां पर कहीं प्रेजेंट होता है नेगेटिव आयन का एनर्जी लेवल। तो यहां पर प्रेजेंट है एल्यूमिनियम के एटम, इन सभी के अंदर वैकेंसी है। तो वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे वैलेंस बैंड से, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, वैकेंसी को फिल करते जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन आए, वैकेंसी को फिल किया, ठीक है। तो वैकेंसी फिल करने पर ये तो बन जाएंगे नेगेटिव आयंस, तो ये बन गए नेगेटिव आयंस। और जिन जगह से इलेक्ट्रॉन गए वहां पर आ गई वैकेंसी, मतलब यहां पर ये होल्स क्रिएट होते गए। साथ में रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कंडक्शन बैंड के अंदर, तो यहां पर भी आ गया होल। तो होल तो हो गए यहाँ पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन बन गए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ये जो गैप आएगा एनर्जी का ये वाला, ये गैप आता है 0.01 से लेकर 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक। अगर सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है तो 0.05, जेमिनियम का होगा तो 0.01 आ जाएगा। ये जो लेवल होगा इसको हम बोलते हैं एक्सेप्टर, एक्सेप्टर नेगेटिव आयन एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल कहेंगे इसको। तो ये होता है यहाँ पर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो ये हुआ अपने पास में पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर पूरा, ठीक है। तो प्योर वाले के अंदर तो मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर इक्वल होते हैं, उसको अपन ने एनआई कहा था। पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा हैं, एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि अब यहां पर इस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर वो अपन देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले अपने को यहाँ पर एक लॉ है जिसको देखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या कहता है उसको समझते हैं यहाँ पर, है ना। देखते हैं यहाँ पर आएगा मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लो देखना, प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे, जिसको अपन एनआई कहते हैं, कहते हैं ऐसा। तो प्योर में एन इक्वल टू एन एच इक्वल टू हो जाएगा एनआई। अब मान लो भाई कि किसी प्योर सिलिकॉन के अंदर या किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए हैं थर्मली, वो तो है मान लो 100 के इक्वल। तो यहां से 100 इलेक्ट्रॉन जनरेट हो गए, तो यहां पर 100 ही होल क्रिएट हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल के नंबर 100 हैं, तो यहां पर जो एन आई है ये भी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखना कि अगर मैं इस सेमीकंडक्टर के लिए एन ई इंटू एन एच ऐसा कर दूं, तो एन ई इंटू एन एच, तो 100 इंटू 100 इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर आ जाएगा ऐसा, आ जाएगा ना भाई। तो क्या होता है कि यहाँ पर एन ई इंटू एन एच इक्वल टू हो जाएगा एन आई का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आया एक, ये तो आया प्योर के अंदर, ठीक है। सेम सेम फॉर्मूला अपने पास में एन टाइप के लिए भी बिल्ड होगा और पी टाइप के लिए भी बिल्ड। कैसे होता है देखना कि भाई जैसे मैंने इस प्योर सेमीकंडक्टर को एन कन्वर्ट किया, तो एन टाइप में कन्वर्ट करते ही वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर यहां पर एन ई इंटू एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर आया कैसे। तो ध्यान रखना कि भाई जब भी यहां पर किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप या एन टाइप में करते हैं, तो वहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और होल के जो रिकॉम्बिनेशन की रेट है वो बढ़ जाती है। तो रिकॉम्बिनेशन की रेट बढ़ने की वजह से उसके अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेजोरिटी तो बढ़ रहे हैं लेकिन साथ में माइनॉरिटी कम भी हो रहे हैं। इस वजह से उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा, अगेन एन आई स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो एक बड़ा एक कम हुआ, लेकिन प्रोडक्ट कैसा हुआ उनका, कांस्टेंट रहेगा, एन आई के स्क्वायर के इक्वल रहेगा। यही होता है मास एक्शन लो। कैसे देखना इसको अपन समझते हैं स्ट्रक्चर से। तो ये मैंने यहाँ पर इस पी टाइप को कन्वर्ट किया में, ताकि अपने को आसानी रहे समझने में, इसलिए तो इस स्ट्रक्चर को हम काफी बड़ा कर देते हैं। तो ये यहां पर भी एटम्स आ गए, ये रहे।
ये रहा। शुरुआत में तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सिलिकॉन का ही बना हुआ है, प्योर है, एकदम प्योर है, रूम टेम्परेचर पे है। तो यहां पर से मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो देखना भाई कि यहां पर से ये बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां पर आ गया होल, जनरेट हो गया ऐसा। सिमिलरली यहां पर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां पर आ गया होल, यहां पर से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहां पर आ गया होल। ये सब हो गया इसके अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी प्योर कंडीशन में तो जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे जनरेट हुए उतने ही यहां पर होल भी आ गए, मतलब Ne और NH यहां पर इक्वल है। अब जैसे मैंने इस प्योर सेमीकंडक्टर को एन टाइप में कन्वर्ट किया, तो एन टाइप में कन्वर्ट करने के लिए अब मैं इसके अंदर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करता जाऊंगा। ठीक है ना। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी, तो ये सभी एटम्स तो सिलिकॉन के हैं, इनमें से कुछ फास्फोरस के, ये वाला फास्फोरस का, ये सिलिकॉन, ये फास्फोरस का आ गया, ये सिलिकॉन का है, ये फास्फोरस का आ गया यहाँ पर, ये सिलिकॉन, ये सभी सिलिकॉन के हैं। यहाँ पर भी ये मान लो फास्फोरस का एटम आ गया, ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ऐसा करने पे क्या होता है कि भाई ये सभी फास्फोरस के एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता जाएगा। तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहां पर से भी इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया एक, और यहां पर भी फास्फोरस का एटम है तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। हो गया ऐसा। शुरुआत में जब रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे थे अपन प्योर के अंदर, तो तीन ही इलेक्ट्रॉन थे और तीन ही यहाँ पर होल थे। लेकिन जैसे मैंने इसको पी एन टाइप में कन्वर्ट किया, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर तो यहाँ पर बढ़ गए। अब क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो रहे हैं पेंटावेलेंट में से, इन इलेक्ट्रॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर होल जनरेट हुए हैं थर्मली, ये इलेक्ट्रॉन इन होल के साथ जाकर रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ जाकर रिकम्बाइन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन भी होल के साथ जाकर रिकम्बाइन हो गया ऐसा। तो ऐसा होने पर क्या होता है कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन की वजह से अब यहां पर जो नंबर ऑफ होल हैं केवल कितने रह गए, एक रह गए। बाकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी भी क्या है, वो ज्यादा ही है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होता है कि जब यहाँ पर प्योर सेमीकंडक्टर किसी भी एक्स्ट्रा उसके अंदर कन्वर्ट होता है मिक्स के अंदर, पी टाइप में या एन टाइप में, तो मेजोरिटी चार्ज के रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन और होल के रिकॉम्बिनेशन की रेट भी बढ़ जाती है। तो रिकॉम्बिनेशन की रेट बढ़ने की वजह से मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो बढ़ेगा, लेकिन साथ में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम भी हो जाएंगे, लेकिन उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ऐसा। तो यहां पर इतना कि होल के नंबर अब कम हो चुके हैं, हो गया ऐसा। मतलब ये है कि अगर मैंने मान लो इस प्योर को एन टाइप में कन्वर्ट किया, तो एन टाइप में कन्वर्ट करने में मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आगे 1000, तो अब जो नंबर ऑफ होल हैं कितने रह गए, 10 रह गए। मतलब बाकी के जो 90 होल है वो 90 इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर रिकम्बाइन हो चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो अगेन अगर मैं यहाँ पर Ne इंटू NH करूं, तो 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 10,000, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये आ जाएगा 100 का स्क्वायर। मतलब अगेन यहाँ पर Ne इंटू NH इक्वल टू हो जाएगा Ni का स्क्वायर, आ जाएगा ऐसा। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बढ़ने की वजह से मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो बड़े हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कम भी हो गए, लेकिन उनका प्रोडक्ट कैसा रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। तो यही होता है मास एक्शन लो, NE NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ठीक है, और यही फॉर्मूला अपने काम आएगा क्वेश्चन करने के लिए। अब क्वेश्चन के लिए आपसे जो है बोलते हैं कि भाई आपको प्योर सेमीकंडक्टर दिया हुआ है, तो प्योर सेमीकंडक्टर कंडक्टर के अंदर जो आपको इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर के नंबर दिए जाएं वही Ni होंगे। पहली बात तो ये है। क्वेश्चन में अगर आपसे बोलते हैं डोनर एटम्स की बात की जाए, तो डोनर एटम की बात कर रहा है, मतलब वो पी टाइप की एन टाइप की बात कर रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर बात करता है एक्सेप्टर के बारे में, तो एक्सेप्टर मतलब पी टाइप मतलब नंबर ऑफ होल्स की बात कर रहा है आपसे। ठीक है ना, तो इन बातों को ध्यान रखना। आप क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन कैसे आते हैं तो लिखिए क्वेश्चन भाई।
लिखे प्योर सिलिकॉन, प्योर सिलिकॉन at 300 Kelvin, pure silicon at 300 Kelvin, 300 Kelvin has equal electron and hole concentration, has equal electron and hole concentration, electron and hole concentration of 10 की power 21 per meter cube, 10 की power 21 per doping by aluminium, 10 के 1 per meter cube, doping by aluminium, doping by aluminium increase NH2, doping by aluminium increase NH मतलब number of holes, increase NH2 10 की power 23 per meter cube, 10 की power 23 per meter cube. Then find number of electrons, then find number of electrons in doped semiconductor. कितना आ रहा है? 10 की पावर 19. देखिए भाई, क्वेश्चन में बोला गया है कि इन प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में जो आपको इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर दिया गया है, मतलब आपको Ne और NH आपको दिया हुआ है, तो प्योर में जो Ne और NH होता है वही यहाँ पर Ni भी होगा, तो Ni हो जाएगा 10 की पावर 21 पर मीटर क्यूब. फिर बोला गया है डॉट बाय एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से डॉट करेंगे तो वहां पर नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएंगे उसके अंदर, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो आपको दिए गए हैं 10 की पावर 23 पर मीटर क्यूब. आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको यही फॉर्मूला यूज करना है. तो बन जाएगा यहाँ से कि NE NH इक्वल टू Ni का स्क्वायर, तो यहाँ से Ne इक्वल टू Ni का स्क्वायर बाय NH. तो Ni का स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा इसके अंदर 10 की पावर 21 का स्क्वायर बाय 10 की पावर 23, कितना आएगा भाई ये 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखे. लिखे भाई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, mobility of electrons in germanium is, germanium is 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, 0.4 मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, पर वोल्ट सेकेंड. then find out then find out number of donor atoms, then find out number of donor atoms have in semiconductor, number of donor atoms have in semiconductor of conductivity, have in semiconductor of conductivity 500 per ohm meter, semiconductor of conductivity 500 per ohm meter, 500 per meter, 500 per ohm meter.
आया आंसर कितना? 10⁻²2 पक्का? भाई क्वेश्चन में आपसे बोला गया है मोबिलिटी, म्यू आपको दिया हुआ है 0.4, सिग्मा आपको दिया गया है 500, ठीक है। अब बोला गया है नंबर ऑफ डोनर एटम्स पूछे गए हैं आपसे, तो डोनर मतलब इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं आपसे इसके अंदर, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये दी गई है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको सिग्मा ई दिया हुआ है, तो फॉर्मूला आएगा भाई कि सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगा एन ई ई म्यू ई। आपसे यहाँ पर एन ई पूछा गया है, तो एन ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन ई म्यू ई। तो सिग्मा तो है यहाँ पर 500 अपॉन ई, ये हो गया यहाँ पर -19 इंटू म्यू ई हो जाएगा यहाँ पर 0.4। इसको आप सोल्व कर लें कितना आएगा? कितना? 7.8 इंटू 10⁻²2 या 21, 2 पक्का पर मीटर क्यूब, ऐसा आएगा या वैसा आएगा? ऐसा आएगा। कहाँ गलती की है आपने, चेक करें कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन ही तो यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी। एक क्वेश्चन और देंगे भाई। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर आई ई अपॉन आई एच, ये तो है 4/5, और वी डी ई अपॉन वी डी एच ये दिया गया है यहाँ पर 8/6 या 8/5 कर लें। आपसे पूछा गया है कि एन ई अपॉन एन एच क्या होगा, ये रहा। ऐसा फॉर्मूला लेना जिसमें तीनों आ रहे हो। वन बाय टू आ रहा है क्या भाई ऐसा? देखिए भाई यहाँ पर आपको आई दिया हुआ है, वीडी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, पूछा गया आपसे मतलब अपने को फॉर्मूला लेना है जिसमें तीनों आ रहे हो। तो आई इक्वल टू कौन सा? एन ई ए वी डी आ जाएगा भाई ऐसा। और ना यहाँ पर आएगा फॉर्मूला कि आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। इस फॉर्मूले के अंदर ई और ए तो कांस्टेंट है, तो बन जाएगा यहाँ से कि एन प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई अपॉन वी डी। आपको निकालना है यहाँ पर एन ई बाई एन एच, तो एन ई अपॉन एन एच इक्वल टू आई ई अपॉन आई एच, और यहां से आ जाएगा वी डी एच अपॉन वी डी ई। बस जो वैल्यू आपको दी गई वो रख दे इसके अंदर। तो आई ई अपॉन आई एच तो आपको दिया हुआ है 4/5 इंटू वी डी ई बाई वी डी एच हो जाएगा यहाँ पर 5/8। इससे कैंसिल कितना आ गया? 1/2 आएगा ये तो, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएंगे, इस पर तो ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। लैंग्वेज का ध्यान रखें बस, क्या क्या आपको दिया हुआ है, क्या क्या पूछा गया आपसे। तो ये हुआ यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब आएगा यहाँ पर कि जो अपन ने ये पढ़े हैं पी टाइप एन टाइप प्योर, इनका यूज क्या है, ठीक है। तो इनका यूज होता है एक डिवाइस के थ्रू जिसका नाम होता है पी एन जंक्शन। क्या है? पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन क्या होता है, कैसे बनता है, उसको अपन यहाँ पर समझते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। तो आएगा यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन। देखा भाई, अब पी एन जंक्शन कैसे बना? पी टाइप लिया एक, एक एन टाइप लिया, दोनों को जोड़ दें, बन जाएगा। अरे क्या ऐसा ऐसा बनता है? अरे ये मान लो एक प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके अंदर मैंने यहां से एन टाइप, यहाँ पर मैंने इसके अंदर जो है पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी, तो ये तो बन जाएगा यहाँ से कैसा? एन टाइप बन जाएगा। फिर यहां से मैं ऐड करूंगा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, तो बन जाएगा ये पी टाइप। तो पी और एन ऐसे बनेगा ये, ऐसा नहीं कि गोंद लिया और चिपका दिया, पी टाइप एन टाइप बन गया।
ऐसा नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। अब देना भाई, अब यहाँ पर पी और एन जंक्शन बन गया, तो इसके अंदर किस तरह से चार्ज का फ्लो होगा, कैसे यहाँ करंट का फ्लो होगा, उसको अपन सब यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। देखिए, तो भाई पी एन जंक्शन है, तो पी और एन का जो मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बताया था वही अपन यहाँ बनाने वाले हैं। तो ये रहा, ये तो हो गया पी पार्ट और ये वाला हो गया एन पार्ट। पी पार्ट के अंदर तो प्रेजेंट है नेगेटिव आयंस, तो ये आ गए पी के अंदर नेगेटिव आयंस, ये रहे। और एन के अंदर आ गए पॉजिटिव आयंस, तो ये रहे पॉजिटिव आयंस इसके अंदर। ये रहे। पी के अंदर प्रेजेंट होते हैं होल्स, तो जितने नेगेटिव आयन उतने यहाँ पर होल प्रेजेंट होंगे, तो ये आ गए होल्स पी के अंदर। एन के अंदर प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर, ये रहा। प्योर भी है ये, तो प्योर के अंदर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर भी जनरेट होगा ड्यू टू टेम्परेचर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट हो गए, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट हो गए, ये रहे। हो गया ऐसा, ये पी टाइप और ये एन टाइप। अब देखिए कि यहां पर किस तरह से चार्ज का फ्लो होगा, क्यों होगा, उसको देखना, ध्यान से समझना इस बात को, है ना। पी टाइप के अंदर जो होल हैं वो तो है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होता है ऐसा। पी टाइप के अंदर तो होल मेजॉरिटी है, लेकिन पी टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, आ रहा है। एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और होल कैसे हैं यहाँ पर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। हो गया ऐसा। अब देना भाई कि यहाँ पर पी टाइप और एन टाइप साथ साथ में दिए हुए हैं, तो पी टाइप के अंदर होल तो है हायर कंसंट्रेशन में, एन के अंदर जो होल है वो है लोअर कंसंट्रेशन में, आगा ऐसा। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर पी और एन के बीच में होल की कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है। जब यहाँ पर कंसंट्रेशन में डिफरेंस आ रहा है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से अब चार्ज का यहाँ पर फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और चार्ज का फ्लो होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, होगा ऐसा। अरे होगा ना भाई। तो क्या होता है कि यहाँ पर पी साइड से होल मूव करेंगे एन साइड पर, तो हायर कंसंट्रेशन से मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि यहाँ पर एन साइड के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हायर कंसंट्रेशन में, और पी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लोअर कंसंट्रेशन में, आ रहा है ऐसा। जब यहाँ पर एन के अंदर इलेक्ट्रॉन हायर कंसंट्रेशन में, पी के अंदर इलेक्ट्रॉन लोअर कंसंट्रेशन में, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, आएगा ऐसा। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में मूव कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से चार्ज का फ्लो होगा। तो होल तो मूव करते हैं पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं एन से पी की तरफ। तो जब यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि चार्ज का डिफ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। मतलब कि जो होल है वो डिफ्यूज करेंगे पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज करेंगे एन से पी की तरफ, हो गया ऐसा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुए एन से पी, तो इलेक्ट्रॉन के डिफ्यूजन के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई। ये करंट का फ्लो होगा डिफ्यूजन की वजह से, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। क्या बोल देंगे, डिफ्यूजन करंट बोल देंगे ऐसा। मतलब यहाँ पर इस जंक्शन के अंदर अभी पी से एन की ओर डिफ्यूजन करंट का फ्लो होगा, तो ये आ गया यहाँ पर आई डिफ्यूजन, हो गया ऐसा। फिर आएगा यहाँ पर देखना कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से इधर गए, तो ये इलेक्ट्रॉन एन साइड के, ये पी साइड के होल के साथ जाकर रिकम्बाइन हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे होल के साथ जाकर रिकम्बाइन हो जाएंगे इस तरह से। तो रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से यहां से ये इलेक्ट्रॉन की लेयर खत्म हो गई, ये इलेक्ट्रॉन का लेयर यहां से खत्म हो गई। सिमिलरली पी टाइप के अंदर भी होल की लेयर खत्म हो चुकी है, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खत्म, यहां से होल खत्म, हो गया ऐसा। अरे हो गया ना भाई।
फिर क्या होता है, यहाँ पर अगेन कंसंट्रेशन डिफरेंस आ रही है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से अगेन यहाँ से इलेक्ट्रॉन और होल डिफ्यूज होंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे एन से पी की तरफ, तो होल साथ जाकर मिक्स हो जाएंगे, तो यहाँ पर से ये इलेक्ट्रॉन की लेयर खत्म, यहाँ से होल की लेयर भी खत्म हो गई। तो देखना कि अब इस सेंटर वाले रीजन में केवल यहां पर तो रह गए पॉजिटिव आयन, यहां पर रह गए नेगेटिव आयंस। हो गया ऐसा? तो क्या होता है कि डिफ्यूजन की वजह से पॉजिटिव आयन की एक लेयर बन जाएगी और यहाँ पर नेगेटिव आयन की लेयर बन जाएगी, बन गई ऐसा। तो क्या होता है कि इस पॉजिटिव आयन की लेयर की वजह से ये जो एन साइड है ये तो हो जाएगी हाई पोटेंशियल पे, किस पे हो जाएगी, और इस नेगेटिव आयन की लेयर की वजह से ये हो जाएगी लो पोटेंशियल पे। हो गया ऐसा? तो क्या होता है कि ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, होगा ना ऐसा? तो क्या होता है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी और एन जंक्शन के अंदर फॉर्म हो रहा है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देंगे, बोल देंगे ऐसा? तो ये आ गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना कि ये जो डिफ्यूजन है, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का डिफ्यूजन, ये लगातार इसके अंदर चलता रहता है। तो लगातार डिफ्यूजन होने की वजह से ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की लेयर आ रही है ये बढ़ती घटती रहती है। ठीक है? फिर क्या हुआ कि जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो चार्ज कैरियर प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन और होल प्रेजेंट है, इनके ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग तो मूव करेंगे पॉजिटिव चार्ज, मतलब मूव करेंगे होल्स। ठीक है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होल पर फोर्स काम कर रहा है, तो देखना भाई कि यहां पर एन साइड के अंदर होल प्रेजेंट है, तो एन साइड के अंदर ये आ गए होल, जो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। कौन से हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन के अंदर प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल, इन पर फोर्स लगता है, तो होल तो मूव करेंगे एन से पी की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर पी के अंदर, इलेक्ट्रॉन पी के अंदर है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो क्या होता है कि पी के अंदर प्रेजेंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ये जाएंगे पी से एन की तरफ। होगा ऐसा? तो क्या होता है कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसकी वजह से ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे, और जब यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो इस मोशन को हम बोलते हैं कि चार्ज का ड्रिफ्ट हो रहा है, चार्ज का ड्रिफ्ट हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं पी से एन की तरफ, और होल ड्रिफ्ट हो रहे हैं एन से पी की तरफ। हो गया ऐसा? जब इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ ड्रिफ्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट के अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट का फ्लो भी स्टार्ट हो जाएगा। ये करंट का फ्लो ड्रिफ्ट की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल देंगे ड्रिफ्ट करंट। क्या बोल देंगे? ड्रिफ्ट करंट बोल देंगे। मतलब यहां पर एन से पी की ओर ये स्टार्ट हो गया ड्रिफ्ट करंट, तो ये आ गया आई ड्रिफ्ट। हो गया ऐसा? तो यहाँ पर दो तरह के करंट फ्लो होंगे जंक्शन के अंदर, एक तो पी से एन की ओर जो है आई डिफ्यूजन, एक एन से पी की ओर जो है आई ड्रिफ्ट। हो गया ऐसा? और ना कि यहाँ पर ये प्रोसेस है डिफ्यूजन का और ड्रिफ्ट का लगातार चलता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन डिफरेंस बनी हुई है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन चलता रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट भी होता रहेगा। तो यहाँ पर लगातार ये डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट चलता रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पर जितने चार्ज कैरियर डिफ्यूज हो रहे हैं उतने ही चार्ज कैरियर ड्रिफ्ट भी हो जाएंगे। मतलब जितने चार्ज, जितने होल पी से एन की ओर डिफ्यूज हुए, उतने ही होल एन से पी की ओर ड्रिफ्ट भी हो जाएंगे। सिमिलरली जितने इलेक्ट्रॉन एन से पी की ओर ड्रिफ्ट डिफ्यूज हुए, उतने ही इलेक्ट्रॉन पी से एन की ओर ड्रिफ्ट भी हो जाएंगे। हो गया ऐसा? तो जिस टाइम पर जिस कंडीशन में ऐसा होगा,
उस कंडीशन को हम बोलते हैं इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस जंक्शन के अंदर जो टोटल करंट का फ्लो होगा, मतलब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों अपोजिट हैं, इस वजह से यहां पर नेट करंट का फ्लो जीरो के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा ऐसा। तो यहां पर इक्विलिब्रियम में नेट करंट का फ्लो तो जीरो हो गया। और फिर उसके बाद में ये जो अपने पास जंक्शन ये लेयर आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, ये लेयर का फॉर्मेशन अब यहाँ पर बंद हो जाता है। मतलब इस लेयर की विड्थ अब कांस्टेंट हो जाएगी, ना तो ये बढ़ेगी ना ये घटेगी। तो ऐसी लेयर जिसके अंदर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, इस लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या बोल देंगे? डिप्लीशन लेयर बोल देंगे ऐसा। तो यहां पर ये जो लेयर आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की, ये लेयर कहलाती है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर। और इस डिप्लीशन लेयर के अंदर एन पार्ट तो है हाई पोटेंशियल पर, पी है लो पोटेंशियल पर। तो ये जो यहाँ पर हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो रहा है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्या बोल देंगे? तो ना भाई कि यहाँ बैरियर पोटेंशियल को हम शो करते हैं इस तरह से कि एन साइड तो आ गई हाई पोटेंशियल पे, तो ये आ गई हाई पोटेंशियल पे एन साइड। इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है एन से पी। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होता है कांस्टेंट रेट से, तो ये पोटेंशियल डिक्रीज होता गया। फिर ये आ गया पी साइड जहां पर पोटेंशियल लो है, तो ये पी साइड पर पोटेंशियल हो गया लो, तो ये आ गया लो पोटेंशियल लाइन, ये रही ऐसी। तो एन साइड तो हो गई हाई पोटेंशियल पे, पी साइड हो गई लो पोटेंशियल पे। तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ये वाला, ये जो हाइट आएगी पोटेंशियल की, इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, वी नॉट कहते हैं, कहेंगे ऐसा। तो ये आ गया यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल वी नॉट, ये बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, तो ये होता है बैरियर पोटेंशियल। अब इस बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर मान लो कि अपन ने जो पीएन जंक्शन बनाया है, ये जंक्शन अगर सिलिकॉन से बनाया है, तो सिलिकॉन के लिए ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू जो है ये आती है 0.7 वोल्ट की वेट बहुत ही कम होती है। कम कितनी होती है? 10⁻⁻7 मीटर की ओर की होती है। ठीक है, तो इतनी पतली इतनी थिन डिप्लीशन लेयर जनरेट होगी। लेयर की विड्थ आ गई, लेयर का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो अब इस लेयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये कितना होगा, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू होता है V अपॉन डी, dV अपॉन dr से। तो E इक्वल टू V अपॉन डी। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जर्मेनियम में आया 0.3 बाय 10⁻⁻7, मतलब 3 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। और इलेक्ट्रिक फील्ड इन केस ऑफ सिलिकॉन ये हो जाएगा 0.7 बाय 10⁻⁷, तो 7 इंटू 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके अंदर। ठीक है, और एक और होता है कि अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर डोपिंग बढ़ा दूं, तो डोपिंग बढ़ाने पर जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं वो बढ़ जाएंगे। तो पी के अंदर होल बढ़ेंगे, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। तो क्या होता है, डोपिंग बढ़ाने पर चार्ज कैरियर बढ़ेंगे तो उनमें रिपल्शन भी बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ने की वजह से ये जो लेयर की विड्थ है थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर कि जो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर है प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/√, में डोपिंग कंसंट्रेशन ये रहा। तो डोपिंग बढ़ाएंगे अपन तो लेयर की विड्थ कम होगी, और अगर डोपिंग कम करेंगे तो लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन। समझ में आएगा सभी को? अरे आएगा क्या?
ठीक है। अब यहां पे इसके अंदर जो नेट करंट का फ्लो है वो कितना कर रहा है, 0। जब करंट का फ्लो कर ही नहीं रहा तो अपने किसी काम का है ही नहीं, ये तो नहीं है ना। तो क्या होता है कि अपने को इसे किसी ना किसी यूज में लेना होगा। तो किसी यूज में लेने के लिए अब हमें यहां पर करंट का फ्लो भी करवाना होगा। तो करंट का फ्लो करवाने के लिए अब हम इसको किसी बैटरी के साथ जोड़ देंगे। तो बैटरी के साथ जोड़ना कहलाता है बाइसिंग। क्या कहलाएगा, बाइसिंग कहलाएगा। बैटरी के साथ जोड़ने की भी दो अलग अलग कंडीशन होती है। एक तो होता है कि अगर मैं पी पार्ट को जोड़ दूं बैटरी के हाई पोटेंशियल से पॉजिटिव से, और एन को जोड़ दूं बैटरी के लो पोटेंशियल से नेगेटिव से, तो इसको तो हम बोल देंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। क्या बोल देंगे। एक होता है कि मैं बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दूं पी को और पॉजिटिव से जोड़ दूं एन को, तो बन जाएगा रिवर्स बाइसिंग। तो बाइसिंग दो तरह की होती है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। फॉरवर्ड में क्या होगा देखते हैं यहां पर, तो आएगा बाइसिंग ऑफ पी एन जंक्शन। देखिए भाई, बाइसिंग के अंदर पहला आएगा फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब ये होता है कि पी को तो हम जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव से, एन को जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव से। तो पी तो हो जाएगा हाई पोटेंशियल पे और एन हो जाएगा लो पोटेंशियल पे। इसी को हम बोलते हैं बाइसिंग। ठीक है। अब देखना भाई कि यहां पर ये आ गया पीएन जंक्शन। इसमें अपन ने ये लगाई एक बैटरी, ये रहा। और यहाँ पर भी अपन ने बैटरी लगाने के लिए ये वायर लिया। ये आ गया अपने पास में बैटरी, ये रही। ये बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल, ये आ गया नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल जुड़ा हुआ है पी के साथ में, लो पोटेंशियल जुड़ा हुआ है एन के साथ में। तो पी तो हो गया हाई पोटेंशियल पे, एन हो गया लो पोटेंशियल पे। तो इसको हम बोल देंगे फॉरवर्ड बाइसिंग। ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग करने पर अब किस तरह से यहाँ पे चार्ज का फ्लो होगा उसका अपन यहाँ समझते हैं। देखिए भाई कि यहाँ पर अब मैंने मान लो कि जो पीएन जंक्शन लिया है, ये लिया है सिलिकॉन का बना हुआ, काय का, सिलिकॉन का। सिलिकॉन वाले केस में जो बैरियर पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट होगा वो कैसा है, 0.7 कांस्टेंट रहेगा, वो तो रहेगा ना वैसा। तो यहाँ पर जो बैरियर पोटेंशियल है वो तो हो गया 0.7 वोल्ट के इक्वल कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है वो भी कांस्टेंट है, 7 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ऐसा होगा इसके अंदर। अब जैसे मैंने यहां पर इसको फॉरवर्ड बायस किया, तो फॉरवर्ड बायस करने पर देखना भाई कि ये पी पार्ट तो हुआ हाई पोटेंशियल पे, एन पार्ट हुआ लो पोटेंशियल पे। तो यहां पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है बैटरी की वजह से। इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल देंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे ऐसा। अब जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, एक्सटर्नल फील्ड आ गया, ये फील्ड जो है इस इंटरनल के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, आ रहा है। अब देखिए एन से पी की ओर, एन से पी की ओर जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो 0.7 वोल्ट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो है 0.7, हमने बैटरी लगाई है पी से एन की ओर, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ये मान लो अपन ने शुरुआत में रखा 0.1 वोल्ट के इक्वल। तो ये 0.7 कांस्टेंट, ये 0.1, नेट कितना हो गया 0.6 वोल्ट हो गया ऐसा। इसको मैंने बढ़ाते ही कर दिया 0.2 वोल्ट, कुल कितना हो गया 0.5, 0.3 करते ही 0.4 हो जाएगा ऐसा। मतलब ये है कि अपने पास जैसे ही हम बैटरी के पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो बैटरी का पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। मतलब इस जंक्शन का नेट पोटेंशियल डिफरेंस पहले से कम होता जाएगा ऐसा। तो बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के अपोजिट होने की वजह से बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाने पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। अब देखिए कि जब यहां पर नेट पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कम तभी हो पाएगा
जब एन साइड का पॉजिटिव पोटेंशियल और पी साइड का नेगेटिव पोटेंशियल कम हो जाए। तो यहाँ का पॉजिटिव कम तभी हो पाएगा जब यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन भी क्या हो जाए, पहले से कम हो जाए, और यहाँ पर नंबर ऑफ नेगेटिव आयन भी क्या हो जाए, पहले से कम हो जाए। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ आयन्स कम हो जाएंगे तो उनका डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, पहले से कम होता जाएगा। अरे होगा ना भाई ऐसा। तो क्या होता है कि यहाँ पर इस जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल कम होने के लिए यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस भी कम होने पड़ेंगे। अब नंबर ऑफ आयंस कम कैसे होंगे, तो आता है ऐसा कि भाई इस बैटरी का जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये पॉजिटिव पोटेंशियल इसके अंदर प्रेजेंट जो होल्स हैं पॉजिटिव चार्ज, उनको यहां से रिपेल करेगा। सिमिलरली इस बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल यहाँ प्रेजेंट जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ से रिपेल करेगा। ठीक है, तो क्या होता है कि फॉरवर्ड बायस में पी से तो होल मूव करेंगे एन की तरफ और एन से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पी की तरफ। तो मतलब यहाँ पर होल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों ही है मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इस जंक्शन के अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होगा। जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होगा तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो काफी ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा चार्ज के फ्लो की वजह से यहाँ करंट का फ्लो भी हाई होता है। तो करंट के फ्लो का जो ऑर्डर है वो आता है यहाँ पर मिली एम्पियर में। किसमें आता है, मिली एम्पियर में। पहली बात तो ये। ठीक है, जब यहां से होल मूव करेंगे इस साइड पर तो होल और नेगेटिव आयंस आपस में मिलेंगे, तो यहां से ये होल इस नेगेटिव आयन के लेयर को खत्म कर देंगे। सिमिलरली यहां पर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के लेयर को खत्म कर देंगे। तो खत्म कर देंगे मतलब ये है कि जो आयन की लेयर पहले यहां तक थी, ये लेयर अभी यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगी। सिमिलरली जो नेगेटिव आयन की लेयर पहले यहां पर थी, ये लेयर यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। हो जाएगी ऐसा, शिफ्ट हो गई मतलब कि अब ये जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है पहले से कम हो चुकी है। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर जैसे अपन ने फॉरवर्ड बायस किया तो फॉरवर्ड बायस में नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो कम होता जा रहा है। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कम होने पर डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी कम होती जा रही है। डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम हो रही है मतलब जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो पहले से कम होते जा रहे हैं। शुरुआत में तो क्या होता है कि यहाँ पर से मेजोरिटी चार्ज कैरियर इसमें फ्लो करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से होल इसमें मूव करेंगे तो बीच में आ रहे हैं नंबर ऑफ आयंस। तो आयंस के साथ में उनका कोलिजन होगा होगा जब कोलिजन होगा तो कोलिजन की वजह से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी जनरेट हो जाएगा। तो क्या होता है कि शुरुआत में लेयर की विड्थ ज्यादा होने की वजह से कोलिजन भी ज्यादा होंगे, तो ज्यादा कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे अपन ने इसको फॉरवर्ड बायस किया तो लेयर की विड्थ कम हो गई मतलब नंबर ऑफ आयंस पहले से कम हो गए। तो नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से कोलिजन भी कम होंगे मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हो जाएगा ऐसा। तो ध्यान रखना कि फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले से कम होती जाएगी। और क्या होता है कि शुरुआत में रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से कोई भी चार्ज कैरियर इस जंक्शन को पार नहीं कर पाएगा। फिर मैंने यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 0.6 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया बैटरी का। तो 0.6 वोल्ट बढ़ाया तो यहाँ पे कितना होगा नेट पोटेंशियल डिफरेंस, 0.1 वोल्ट रह गया। तो 0.1 वोल्ट जब यहाँ का नेट पोटेंशियल डिफरेंस रह गया तो उस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ बहुत ही थिन हो जाएगी। तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ कम होने की वजह से यहाँ पर जो नंबर ऑफ चार्ज, जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। फिर क्या होता है कि 0.6 वोल्ट के बाद जैसे अपन ने पोटेंशियल बढ़ाया 0.61 0.62 वोल्ट किया, तो फिर क्या होता है कि अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इस जंक्शन को पार करना स्टार्ट कर देंगे और जंक्शन के अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे यहां पर से पोटेंशियल 0.7 वोल्ट अपन ने लगाया तो 0.7 लगाते ही यहाँ का नेट पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा लगभग लगभग। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया मतलब डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी क्या हो गई, अप्रोक्सीमेटली जीरो। मतलब रेजिस्टेंस भी कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस कम होने की वजह से अब हाई अमाउंट में चार्ज का फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे अपन 0.7 वोल्ट से आगे बढ़ते हैं तो करंट का फ्लो एकदम से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो ये होता है फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन केस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, तो सिलिकॉन में 0.6 वोल्ट तक करंट का फ्लो बिल्कुल भी नहीं करेगा। 0.7 के बाद स्मॉल अमाउंट में करंट का फ्लो करता है, और 0.7 के बाद में करंट का फ्लो एकदम से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये होता है यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग। ये बात समझ में आई क्या सभी को? आई क्या? सभी को आ गई क्या? अब देखना भाई कि यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि फॉरवर्ड बाइसिंग में जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम हो रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है मतलब इसकी हाइट जो होगी बैरियर पोटेंशियल की वो पहले से कम हो जाएगी, है ना। तो आएगा ऐसा कि शुरुआत में मान लो पोटेंशियल की हाइट है इतनी, ये रही, ये तो एन साइड हाई पोटेंशियल पे, एन से पी की तरफ गए पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, और ये आ गया पी साइड का पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। ये तो है अनबायस वाली कंडीशन में। फॉरवर्ड बायस करते ही पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो कम हो गया मतलब ये हाइट पहले से कम हो जाएगी, ये ऐसे। तो ये तो है यहाँ पर, ये वाला पोटेंशियल तो है वी नॉट। वी नॉट मतलब जब अपन ने कोई बायसिंग नहीं की है। फॉरवर्ड बायस करते ही यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया, तो ये हो गया वी नॉट माइनस वी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आता है फॉरवर्ड बायसिंग करने पर। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आपको ऐसा ग्राफ दिया जाता है क्वेश्चन में, आपसे पूछेंगे नंबर देके 1 2 3 कौन सा ग्राफ फॉरवर्ड का है, कौन सा ग्राफ रिवर्स का है। तो जहां पोटेंशियल डिफरेंस कम आ रहा है वो किसका हो जाएगा? फॉरवर्ड बायसिंग का हो जाएगा, है ना। एक होता है कि यहाँ पर ग्राफ एक बनता है करंट का, तो करंट वाला ग्राफ कैसा आता है फॉरवर्ड बायसिंग में देखते हैं। तो आएगा यहाँ पर, तो इतना भाई यहाँ पर जो अपन ने बैटरी लगाई है, तो बैटरी का हाई पोटेंशियल तो पी पर है, लो पोटेंशियल एन पर है। तो पी से एन की ओर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा बैटरी की वजह से। तो इस पोटेंशियल को तो हम लेते हैं प्लस एक्स में, तो यहाँ पर आ गया पोटेंशियल। करंट का फ्लो जो जंक्शन में करेगा वो करेगा पी से एन की तरफ, तो इस करंट को हम लेते हैं प्लस वाई में, तो यहाँ पर आएगा करंट का फ्लो आई। ये होता है मिली एम्पियर में। शुरुआत में यहां पर 0.1 0.2 0.6 वोल्ट तक करंट का फ्लो नहीं करेगा। तो शुरुआत में 0.6 वोल्ट तक करंट का फ्लो हुआ ही नहीं, जीरो का जीरो ही है। 0.6 के बाद में करंट का फ्लो स्मॉल अमाउंट में बढ़ेगा, तो ये ऐसे बढ़ा। फिर 0.7 के बाद में करंट का फ्लो एकदम से बढ़ जाएगा, तो करंट का फ्लो बढ़ते बढ़ते ये हो गया ज्यादा। तो ये ग्राफ होता है यहाँ पर फॉरवर्ड बाइसिंग का। ये पोटेंशियल जहां पे करंट का फ्लो एकदम से बढ़ा, इसको हम बोलते हैं नी वोल्टेज, या इसको हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल कह देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बाइसिंग। सेकंड होता है रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग में क्या होगा, है ना, देखते हैं। रिवर्स बायसिंग का मतलब ये है कि हम पी को तो जोड़ देंगे बैटरी के नेगेटिव से, और एन को जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव से। तो ये आ गया यहाँ पर रिवर्स बाइसिंग। ये नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, ये रहा ऐसा, ये लो। ठीक है, नेगेटिव ये आ गया पॉजिटिव। अब देखें कि भाई जब यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव को जोड़ दिया पी पार्ट से, और बैटरी के पॉजिटिव को जोड़ दिया एन पार्ट से, तो ये कहलाएगा रिवर्स बाइसिंग। अब रिवर्स बाइसिंग करने पर ये जो एन पार्ट है ये तो हो गया हाई पोटेंशियल पे, और पी पार्ट हो गया लो पोटेंशियल पे। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जनरेट होगा, इसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कह देंगे ऐसा। अब देखिए कि भाई यहां पर जो अपन ने जंक्शन लिया है, ये लिया है मान लो सिलिकॉन से बना हुआ। तो सिलिकॉन वाले केस में जो बैरियर पोटेंशियल आएगा वो तो कितना हो जाएगा, अभी 0.7 वोल्ट कांस्टेंट है वो, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर जैसे मैंने यहाँ पर बैटरी लगाई, तो बैटरी लगाते ही भाई यहाँ पर बैरियर पोटेंशियल आ रहा है एनसीपी की तरफ, ये 0.7 कांस्टेंट है। हमने बैटरी लगा दी सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जैसे मैंने बैटरी लगाई 0.1 वोल्ट की, नेट कितना हो गया 0.8।
0.2 करते ही 0.9 हो गया ऐसा। तो क्या होता है कि यहाँ पर बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल के सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जो जंक्शन है इसका नेट पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा। जब नेट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, अब देखना कि यहाँ का नेट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा वो तभी बढ़ पाएगा जब यहाँ पर जो पोटेंशियल ये जो आयन की वजह से आ रहा है ये भी बढ़ जाए। मतलब यहाँ के पॉजिटिव आयन बढ़िया है और यहाँ के नेगेटिव आयन बढ़िया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के नंबर बढ़ेंगे कैसे, समझते हैं यहाँ पर। तो ये देना कि बैटरी का पॉजिटिव पोटेंशियल, ये पॉजिटिव यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो क्या होता है कि इस बैटरी के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये सभी इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन की लेयर यहां से खत्म हो गई। सिमिलरली इस बैटरी का नेगेटिव पोटेंशियल इस पी के अंदर प्रेजेंट होल को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से ये होल की लेयर भी इसमें से खत्म हो गई, तो ये होल की लेयर खत्म। अब क्या होता है कि जो अपने पास में लेयर की विड्थ पहले इतनी थी, ये लेयर की विड्थ अभी यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगी और नेगेटिव आयन की लेयर यहां से यहां पर शिफ्ट हो जाएगी। ये ऐसे हो गया ऐसा। तो पहले तो लेयर की विड्थ इतनी ही थी, बाद में जैसे अपन इसको रिवर्स बायस किया, तो रिवर्स बायस करने पर इस लेयर की विड्थ पहले से भी ज्यादा हो गई। तो ध्यान रखना कि रिवर्स बायस में नेट पोटेंशियल डिफरेंस तो बढ़ेगा, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो यहां पर लेयर की विड्थ भी बढ़ेगी। अब जब लेयर की विड्थ बढ़ रही है तो देखना कि यहां पर रेजिस्टेंस भी पहले से ज्यादा हो जाएगा ना वैसा। तो हम चाहते हैं कि इस जंक्शन के अंदर कौन कौन से चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, है ना। तो अभी जो चार्ज कैरियर मूव कर रहे हैं वो तो इस जंक्शन से बाहर ऐसे कर रहे हैं, हम चाहते हैं जंक्शन के अंदर चार्ज का फ्लो। तो जंक्शन के अंदर चार्ज फ्लो कौन से करेंगे देखते हैं। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल यहां पर से नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, ठीक है। तो क्या होता है कि पी के प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज केस हैं वो रिपेल होंगे और मूव करेंगे पी से एन की तरफ। सिमिलर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर प्रेजेंट होल्स पॉजिटिव चार्ज होल को रिपेल करेगा। तो ये होल यहाँ पर हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, तो होल मूव करते हैं एन से पी की तरफ, करेंगे ऐसा। तो रिवर्स बायस में केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही जंक्शन के अंदर मूव करते हैं। जब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करेंगे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के नंबर तो बहुत ही कम होते हैं। तो कम चार्ज कैरियर के मोशन की वजह से करंट का फ्लो भी यहाँ पर बहुत ही कम होता है और ये होता है माइक्रो एम्पियर में। किसमें होगा ये, माइक्रो एम्पियर में, ठीक है। अब देखिए जब यहाँ पर से होल मूव किया, यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव किया, तो शुरुआत में क्या होता है कि भाई ये जो होल और इलेक्ट्रॉन है ये पहले तो इतने आयंस के साथ कोलिजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो पहले लेयर की विड्थ कम थी तो नंबर ऑफ आयंस भी कम थे, कोलिजन भी कम होंगे, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा पहले तो कम होगा। लेकिन जैसे अपन इसको रिवर्स बायस किया तो लेयर की विड्थ पहले से ज्यादा हो गई, तो लेयर की विड्थ ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ आयंस इसके अंदर ज्यादा हो जाएंगे। ज्यादा आयंस हो गए तो कॉलिजन भी क्या होंगे, अब ज्यादा होंगे। तो ज्यादा कॉलिजन में मतलब अब जो यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो पहले से भी ज्यादा हो जाएगी, हो जाएगा ऐसा। इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। फॉरवर्ड में क्या होती है, कम होती जाती है, यहाँ पर बढ़ेगी। रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, डिप्लीशन लेयर की विड्थ भी बढ़ रही है। फिर क्या होता है देखना कि अब यहाँ पर शुरुआत में मान लो कुछ चार्ज का फ्लो हुआ, तो क्या होता है कि अब ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो होगा जंक्शन के अंदर वो लगभग लगभग इसके अंदर कांस्टेंट बना रहता है शुरुआत से ही, ठीक है। तो जितने चार्ज कैरियर 0 वोल्ट से या 0.1 वोल्ट पे स्टार्ट हुए थे उतने ही चार्ज का फ्लो यहाँ पर लगातार करता रहेगा। फिर हम बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगा, इंटरनल फील्ड भी सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में होने की वजह से जंक्शन के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बढ़ेगा।
अब नेट फील्ड बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो एक्सटर्नल फील्ड बढ़ता गया, तो नेट फील्ड की वैल्यू भी बढ़ती गई। फिर क्या होता है कि पोटेंशियल बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा पोटेंशियल आएगा जिस पोटेंशियल पर इस जंक्शन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाती है कि उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस जंक्शन के अंदर प्रेजेंट जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बॉन्ड टूटना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो पोटेंशियल बढ़ता गया, करंट का फ्लो कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते इतना हाई हो गया कि उस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जंक्शन के अंदर प्रेजेंट कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे। तो एक साथ हाई अमाउंट में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट कर देंगे। जब हाई अमाउंट में कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे तो वहां से हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो वहां पर से होल जनरेट हो जाएंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पर हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट होंगे। फिर इलेक्ट्रॉन तो मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो मूव करेंगे पी से एन, और होल मूव करेंगे एन से पी। तो हाई अमाउंट में इलेक्ट्रॉन और होल का फ्लो होने की वजह से यहाँ पे करंट का फ्लो एकदम से बढ़ जाएगा, और करंट का फ्लो बढ़ गया तो उस करंट की वजह से हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी इसके अंदर कि उस हीट की वजह से इस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो जिस पोटेंशियल पे ब्रेकडाउन हुआ उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोल देंगे? ब्रेकडाउन वोल्टेज बोल देंगे ऐसा। तो ब्रेकडाउन क्यों हुआ? हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड हाई क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दोनों फील्ड कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो गया। हो गया ऐसा। तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब देखते हैं कि यहाँ पर जो रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस का ग्राफ कैसा बनेगा, देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखना भाई कि रिवर्स बायस के लिए पहले तो आप एक बात ये समझे कि ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ था। फॉरवर्ड में तो अपन ने v को लिया था प्लस में और i को लिया था प्लस y में। रिवर्स बायस अपन ने किया है तो n को तो अपन ने कर दिया हाई पोटेंशियल पे और p को कर दिया अपन ने लो पोटेंशियल पे। तो n हाई और p लो, इसको अपन लेंगे माइनस y, माइनस x में लेंगे इसको अपन यहाँ पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर आएगा माइनस x में। करंट का फ्लो जंक्शन में जो कर रहा है वो भी कर रहा है n से p की ओर जंक्शन के अंदर, इसलिए इस करंट को हम लेते हैं माइनस y में। तो करंट का फ्लो होगा माइनस y में, और ये होता है माइक्रो एम्पियर में। ये रहा। शुरुआत में आपने जैसे यहाँ पर कुछ रिवर्स बायस लगाया, तो रिवर्स बायस लगाने पर शुरुआत में कुछ करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर लो अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में मैग्नेटिक चार्ज जंक्शन के अंदर से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये शुरुआत में कुछ स्मॉल अमाउंट में करंट का फ्लो हुआ। फिर ये करंट का फ्लो पोटेंशियल बढ़ने के साथ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर यहाँ पर लगभग लगभग कैसे हैं? कांस्टेंट है, बहुत ही कम है, इस वजह से। तो शुरुआत में पोटेंशियल बढ़ता गया, करंट का फ्लो यहाँ पर लगभग लगभग कैसा है? कांस्टेंट है। पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पर जंक्शन के अंदर प्रेजेंट बॉन्ड टूटेंगे। तो बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन हो गया तो मतलब यहाँ पे हाई अमाउंट में एकदम से करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। हो गया। तो पहले करंट का फ्लो कांस्टेंट, फिर करंट का फ्लो एकदम से बढ़ जाएगा। जिस पोटेंशियल पे करंट का फ्लो बढ़ता है इस पोटेंशियल को हम नाम देते हैं VBR। BR मतलब ब्रेकडाउन। तो ये है ब्रेकडाउन वोल्टेज। कौन सा हो जाएगा? ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद करंट का फ्लो बढ़ेगा, पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर में या वोल्टेज स्टेबलाइजर में। कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे, जेनर डायोड पढ़ेंगे जब। ठीक है ना? कि भाई यहाँ का पोटेंशियल कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट होते ही इसका अपने यहाँ यूज किया है ना? और साथ में क्या होता है कि यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया ना इसके अंदर, तो डिफरेंस बढ़ गया मतलब हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। तो बैरियर की हाइट पहले यहाँ पर अनबायस, ये फॉरवर्ड बायस, तो रिवर्स बायस को मैं यहीं पे शो कर रहा हूँ इसी के अंदर। तो ये रिवर्स बायस में
ये ग्राफ पहले से ऊपर आ गया, तो अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये वाला, ये हो जाएगा वी नॉट प्लस वी, ये रहा ऐसा। तो ये वी नॉट है, ये वी नॉट माइनस वी है, ये वी नॉट प्लस वी है। ये तो है फॉरवर्ड बायस और ये वाला है रिवर्स बायस। क्वेश्चन में आपको देते हैं कि यहाँ पर ग्राफ नंबर 1 2 3 बताओ कौन सा ग्राफ फॉरवर्ड बायस का है, कौन सा ग्राफ रिवर्स बायस का है। 1 वाला कौन सा है, फॉरवर्ड, और 3 वाला कौन सा है, तो सेकंड वाला कौन सा है, अनबायस। हो जाएगा ऐसा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके आ सकते हैं ग्राफ वाले। कर लेंगे आप सभी, कर लोगे क्या भाई, कर लेंगे। सबको समझ में आ गया क्या आज का। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसके क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे, ठीक है, लेकिन वो अपन कल करेंगे। ठीक है भाई, ढंग से बात रिवाज कर लेना भाई, है ना।